नमस्कार, इंडिया हाट पर बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। यूपी उपचुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। 7 में से 5 सीटों पर ओबीसी कार्ड खेला है बीजेपी ने। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं। खैर से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी होंगे। मझवा सीट से सुस्मिता मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव और ओबीसी समाज पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें से 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं और 5 जो प्रत्याशी है 7 में से वो ओबीसी हैं, यानी कि बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है यहाँ पर। और प्रत्याशियों के हम आपको लगातार नाम बता रहे हैं। कुरंदगी से रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं खैर की अगर बात करें तो सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर सीट की अगर बात की जाए तो दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी होंगे। मझवा से सुस्मिता मौर्य को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा जो है चुनाव होंगे 9 सीटों पर उपचुनाव, और उससे पहले लगातार जो है सियासत देखने को मिल रही है। अब बीजेपी ने अपने 7 में से 5 जो उम्मीदवार हैं वो ओबीसी हैं, यानी कि बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेला है। और हमारे साथ लखनऊ से प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। शिव, बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। आप इन 7 नामों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 7 में से 5 ओबीसी हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना ओबीसी कार्ड खेल दिया है। इस पूरे लिस्ट को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? आनंद, देखिए, अगर हम पूरे इस प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद फूंक के कदम रखा। हर एक विधानसभा सीट की अगर बात करें तो उन्होंने हर एक विधानसभा सीट पर सबसे पहले जातिगत समीकरण को साधा है। और जो कटेहरी को लेकर के काफी विवाद चल रहा था, कटेहरी और मझवा को लेकर के, तो वहां पर विशेष रूप से उन्होंने निषाद को ही उतारा, यानी कि कटेहरी पर धर्मराज निषाद को ही उतारा है, जो कि 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे और बहुजन समाज पार्टी से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और अब वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ उन्होंने साधा है तो वो जातीय समीकरण को साधा है। दूसरी तरफ उन्होंने जितने भी कैंडिडेट को फाइनल किया है, जितनी भी 7 विधानसभा सीटों को उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा, उसमें सभी पर उन्होंने देखिए जातीय समीकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखा। अगर हम बात करें सुस्मिता मौर्य की, तो वो भी वहां की जातिगत समीकरण के तहत ही रखी गई है। गाजियाबाद में संजीव शर्मा की, तो गाजियाबाद में संजीव शर्मा एक महानगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता के पद पर रह चुके हैं। शिव, अगर मैं करहल सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनुजेश यादव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या आपको इस पे कुछ जो फैमिली की एक टक्कर देखने को मिलेगी यहाँ पर? बिल्कुल, इस बार के उपचुनाव में आनंद, देखिए, ये काफी रोचक मुकाबला दिखाई देगा, क्योंकि अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उनके सगे बहनोई हैं और अखिलेश यादव के भी जीजा लगेंगे। कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, यानी कि परिवार के दामाद हैं यादव परिवार के। और वो करहल सीट से उनको प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित रूप से ये बेहद रोचक मुकाबला रहेगा करहल की सीट पे। और उनके खिलाफ उनके भतीजे उतरे हैं तेज प्रताप यादव। तो ये एक बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने करहल के जाति समीकरण को देखते हुए बेहद
रणनीतिक ये प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पे जो सबसे ज्यादा मतदाता हैं वो यादव समाज से आते हैं, और इसी वजह से करहल पारंपरिक सीट रही है यादव परिवार की, मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की। शिव, और अगर मैं इसी वजह से वो काफी कानपुर मजबूत मानी गई है। कानपुर की सीसामऊ में की सीट की बात करो तो यह मामला वहाँ जरा फंसा हुआ है। दो कौन सी वो जो सीटें हैं आखिर उसमें बीजेपी क्या कुछ मंथन कर रही है? देखिए, सीसामऊ की बात करें तो सत्यदेव पचौरी के बेटे हैं, उनको लेकर के वहां पे मंथन चल रहा है। हालांकि वहां पे जो नामांकन पत्र खरीदा गया है उसको लेकर के केस फंसा हुआ है, और इसी वजह से सीसामऊ के प्रत्याशी को लेकर के अभी तक ये सूची में जारी नहीं किया गया है। सीसामऊ की सीट को लेकर के नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर है, और इसी विरोध के सुर को केंद्रीय नेतृत्व कम करना चाहता है, क्योंकि इसका खामियाजा वो लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं। लिहाजा इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक प्रत्याशियों को काफी फूंक के काफी गंभीरता से रख रही है। वहाँ हर एक विधानसभा सीट पर जैसे कि जातीय समीकरण है या फिर कोई विरोध के सुर उस विधानसभा सीट पे न उठे, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि सीसामऊ पे अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, और क्योंकि संगठन के अंदर से काफी वरिष्ठ नेता जो है वो दो धड़े में बंट गए हैं, और इसको देखते हुए अब जब तक मान मनोबल पूरा नहीं हो जाता है तब तक वहां से प्रत्याशी का चयन नहीं किया जाएगा। आनंद जी ठीक है शिव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों के लिए हम आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी ने आज अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा के उपचुनाव की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 सीटों पर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है, मंथन जारी है, लेकिन खास बात यह है कि इन 7 उम्मीदवारों में से 5 बीजेपी ने ओबीसी को चेहरा फोकस किया है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ओबीसी का कार्ड खेल दिया है। तो बीजेपी में यूपी का सियासी समीकरण भले ही संगठन साधता हो, मगर रोड मैप आरएसएस ही बनाता आया है। पार्टी के लिए चुनाव की जीत आसान बनाने के लिए एजेंडा भी सेट करता है। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इससे पहले मोहन भागवत मथुरा में 10 दिन के प्रवास पर हैं। योगी भी 2 घंटे बंद कमरे में उनके साथ मंथन करते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ था। संकेत सामने आए कि संघ को नजरअंदाज करना भारी पड़ा। सीख लेते तो बीजेपी संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संघ के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। ब्रज से मोहन भागवत यूपी को क्या संदेश देते हैं, बहुत कुछ इसमें सियासी समीकरण है। बीजेपी जो आरएसएस है वो अब उसने कमान संभाल ली, अगर एक तरह से हम कहें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और जो विधानसभा चुनाव जो होने हैं 27 में, उसको लेकर संघ ने अब अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। आरएसएस का एजेंडा, आप पता है इसका असर 27 के चुनाव में होने वाला है। घर घर संघ का सदस्य हो। आरएसएस चाहता है कि जातियों में समाज को बंटने से रोका जाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की मदद से मुस्लिम समाज को जोड़ना उनका एक लक्ष्य है। जो रोडमैप है, जो प्लान है, राष्ट्र सेविका समिति की मदद से महिलाओं को आगे लाना। यूपी के 97,000 गाँव में शाखा लगाई जाएंगी संघ की। जाहिर सी बात है, सूत्रों के मुताबिक आरएसएस का सबसे ज़्यादा फोकस यूपी में हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकना है, क्योंकि इससे सामाजिक गिरावट आती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शिव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ था, कहा जा रहा था कि कई ऐसी बातें हैं संघ की जिसे बीजेपी ने नज़रअंदाज कर दी हैं। अब मथुरा में, ब्रज में 10 दिनों का जो उनका कार्यक्रम है संघ का, आपको लगता है कि कुछ एक नया प्लान, एक नई रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 27 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले संघ एक बार फिर से यूपी की ज़मीन पर एक्टिव हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए आनंद, हालांकि जो बैठक है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक तय की गई हुई बैठकें हैं, जो कि पहले ही तय हो जाती हैं। इसका
उपचुनाव को देखते हुए बैठकों का तारीखें नहीं तय की गई। लेकिन अगर हम बात करें उपचुनाव की और इस आरएसएस की बैठक की, तो निश्चित रूप से ये 9 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के तमाम कोर कमेटी की बैठकें हुई। लेकिन अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक हो रही है, जिसमें खुद मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और स्वयंसेवक संघ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो निश्चित रूप से और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मिल रहे हैं मोहन भागवत से, खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मिल रहे हैं आरएसएस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से, और वो अपनी जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि जो विधानसभा सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी को जाते हुए दिखाई दे रही हैं और इसको लेकर के जुड़ा गणित भी चल रहा है, तो इसीलिए ये जो बैठकें हो रही हैं संघ की, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदे का सौदा साबित होगा। और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही संगठन मिल करके काम करते हैं। संघ का जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ के दिशा निर्देशों पर भी पालन होता है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, संघ का जो आरएसएस का जो सबसे बड़ा जो फोकस है यूपी में हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकना, जो संघ का सबसे बड़ा एजेंडा है जो कि निकल कर सामने आ रहा है। और जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिली थी कि बटोगे तो कटोगे, और इस तरह की जो बयानबाजी देखने को मिली थी, उसके बाद संघ भी इसमें एक्टिव हुआ था। तो संघ का जो प्लान है वो एक अलग तरीके का प्लान है, राष्ट्र भावना जो है वो जागृत करना लोगों के बीच में, क्योंकि 97,000 गाँव में संघ जो शाखाएं लगाएगा। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ ज़मीनी स्तर पर अब जो संघ है वो बिल्कुल तरीके से जुट गया है? देखिए, अगर हम संघ के अलावा अगर अन्य संगठनों की करें तो ठीक इसी संघ की परिपाटी पे अन्य दलों ने भी कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जैसे कि कांग्रेस समाज पार्टी का वामसेन है, कांग्रेस का सेवा दल है, ये इस तरीके की तमाम कोशिशें की गई अन्य दल से, वो संघ की तरीके से काम नहीं करता। लेकिन संघ जो काम करता है वो बेहद मजबूत तरीके से काम होता है इसका, और ये जमीनी स्तर से इतना मजबूती के साथ में जुड़ा हुआ है अनंत की वो पार्टी को बेहद ज्यादा मजबूत करता है। क्योंकि संघ की जो शाखाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में, वो गांव स्तर पर भी लगती हैं, ग्राम चौपालों तक लगती हैं, शहर के एक एक मोहल्ले में लगती हैं। यानी कि संघ जो है हर एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, और संघ की जो शाखाएं होती हैं उसमें समाज को लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं, जातीयता को लेकर के जो संस्कार दिए जाते हैं उन पर चर्चा होती है, सनातन कुल मिला के अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात हुई 2 घंटे में बंद कमरे, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सियासी जो है इसमें समीकरण बनते नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संघ का प्लान अब तैयार हो रहा है। उपचुनाव और 27 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले संघ अब एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी ने संघ की कई बातों को नज़रअंदाज किया है, नकारा है, और इसी का ये नतीजा है कि एक बार संघ फिर से यूपी में पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है। 97,000 गाँव में संघ शाखाएँ लगाएगा, साथ ही अलग अलग वाहिनियों के जरिए वो अलग अलग जो समाज के जो लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज को हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई और वर्ग। संघ पूरी तरह से अब एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रहा है यूपी में। अब बात करेंगे साइक्लोन की। ओडिशा से टकराएगा साइक्लोन दाना, 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल, अलर्ट जारी। ओडिशा के 10 लाख लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश शुरू हो गई। साइक्लोन 24 अक्टूबर की यानी कि आज देर रात करीब 2 बजे भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसके अलावा 522 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेनें और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 47 ट्रेनें रद्द की हैं।
तो उड़ीसा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की 25 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है। इन जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं। सभी टूरिज्म पार्क उड़ीसा हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक बंद किए गए हैं। तो उड़ीसा से के तटों से आज टकराएगा साइक्लोन दाना और उससे पहले तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ट्रेनें हैं उसे भी रद्द की गई हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। यानी सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और वो इसीलिए जो भी एहतियात हो सकता है वो बरत रही है। आज रात उड़ीसा से टकराएगा साइक्लोन दाना, 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल और इसे लेकर अलर्ट जारी किया सरकार ने। उड़ीसा के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट की ओर ये साइक्लोन बढ़ रहा है। आज सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश भी शुरू हो गई है। साइक्लोन देर रात करीब 2 बजे भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। आपको बता दें कि इसे लेकर 552 ट्रेनें को जो है वो रद्द किया गया है, जिसमें साउथ ईस्ट की 150, ईस्ट कोस्ट की 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेनें और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की हैं। ओडिशा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है 25 तारीख तक और इन जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी टूरिज्म पार्क ओडिशा हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। साथ ही मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है। पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का फायदा होगा और मानव वन्य जीवन संघर्ष नीति के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें किए गए हैं, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय अवधि 6 वर्ष थी उसको 9 वर्ष किया जा रहा है उसको लागू करने के लिए। इसके अलावा जो इसके नेक्स्ट अगला मत जो था हमारा वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का था। इसमें जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व से ही हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना का संचालन किया जा रहा है, जो कि 2024-25 के लिए थी। आज मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको अगले 3 वर्ष यानी कि 2027 तक के लिए लागू करने के लिए आज इसमें सहमति दी गई। मुख्यमंत्री रुड़की के निजी होटल में यूनानी पद्धति की दलक थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर उबैदुल्लाह बेग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में यूनानी पद्धति के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूनानी पद्धति आज के युग में भी बेहद कारगर साबित हो रही है। वहीं कार्यक्रम का संचालन भारतीय चिकित्सा परिषद यूनानी सदस्य एवं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद ने किया। आयुर्वेद की तरह यूनानी पद्धति भी लोग सरकार इसे आगे बढ़ा रही है प्राथमिकता से, जिस तरह से आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। रुड़की में होटल सचिन इंटरनेशनल होटल है ईदगाह चौक पर, उसमें जो है दलक थेरेपी इन यूनानी के ऊपर एक लेक्चर है, जिसमें यूनानी डॉक्टर्स जो कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के मेंबर्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर उबैदुल्लाह बेग के लेक्चर को सुनेंगे और दलक थेरेपी का क्या स्कोप है इंटरनेशनल लेवल पर, वो डॉक्टर साहब यहाँ पर डिटेल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जी। ये प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों में है।
एक तो ऑल इंडिया रणनीति कांग्रेस उत्तराखंड के लोगों को यहाँ जमा करना और मीटिंग करना और इस रियासत में यूनानी जो सूरत हाल उसका जायज़ा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला बेग इंटरनेशनल यूनानी फिजिशियन हूँ और ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस के ताल्लुक़ से मेरा बहुत गहरा संबंध बहुत सालों से रहा है। उसी के एहतमाम यहाँ पर एक रोज़ा CUME का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, जिसके अंदर हमने फोकस इस टॉपिक पे किया है कि दलक जो आज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली एक यूनानी का तरीक़ा इलाज है, उसको अक्सर बैरूनी ममालिक के लोग जो इंटरनेशनली ग्लोबली उसको प्रैक्टिस। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के टी स्टेट में वाहन चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि देर रात चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय लग्जरी वाहन चोर गिरोह का मुख्य सदस्य पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गया था। वहीं SSP अजय सिंह ने कहा कि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें SOG की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर अतिरिक्त अनुभव त्रिपाठी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके चलते उसके पैर में गोली लग गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्त पर पहले भी लखनऊ में वाहन चोरी की वारदातें के मुकदमे दर्ज हैं और फरार अभियुक्त पर पहले से 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं। ये कल देर रात्रि सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य यहाँ पर जो है देहरादून में किसी रेकी करने वारदात करने को आ रखे हैं। सूचना जो हमें दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल के माध्यम से भी मिली थी और इसके लगातार इसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक चेकिंग अभियान विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा था। सूचना के आधार पर जो हमारी स्पेशल टीम SOG की वो और थाना प्रभारी भी अलग अलग स्थानों पर लगे थे और इसके बाद जो संदिग्ध वाहन था, जब उसको रोकने का 2 वाहनों को प्रयास किया गया तो हमारे जो सरकारी वाहन SOG का, उस पर भी तेज़ टक्कर मार के बदमाश भागने के 2 दिशाओं में भागे 2 गाड़ियों से, जिनका पीछा किया गया और टी स्टेट में गिरने के बाद जो है इसमें अनुभव त्रिपाठी है जो भरदोई का, इसके द्वारा बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया और जिसके जवाबी फायर में उसके दाहिने टांग पे गोली लगी, जिसे तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय प्रेमनगर में भर्ती कराया गया। वहाँ के बाद उपचार के लिए यहाँ पर दून अस्पताल कोरोनेशन में रेफर कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।